सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। साहब, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल HSC मैथ विद मुकेश पर। हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम करते हैं एक नया टॉपिक, एक जबरदस्त तरीके से, एक नए तरीके से, हरियाणा की मिट्टियां। आज हम करेंगे हरियाणा की मिट्टियां, जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साहब, आपको पता है यहां से एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न जरूर आता है, जरूर आता है। ये मेरी गारंटी है। इस क्लास को देखने के बाद अगर आप इस क्लास को पूरा देखोगे तो आपके एग्जाम में वो 1 या 2 प्रश्न गलत नहीं होगा। साहब, ये हम गारंटी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना टॉपिक है हरियाणा की मिट्टियां। हरियाणा की मिट्टियां शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत आती है या आपको मैथ आता ही नहीं, आपको पता है अपने मुकेश सर का बैच आया हुआ है। सर, कहां पर आया हुआ है ये बताओ? परीक्षा ऐप के ऊपर आया हुआ। सर, परीक्षा ऐप का लिंक वीडियो के नीचे है। देखो, वीडियो के नीचे है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। देखो, मुकेश सर का बैच आया हुआ है परीक्षा ऐप के ऊपर। जिस बच्चे को शुरू से लेकर लास्ट तक मैथ पढ़ना है, मतलब बेसिक से लेकर टॉप तक मैथ पढ़ना है, वो भी अपनी भाषा में, तो मुकेश सर का बैच ले सकते हो। साहब, अगर आप मुकेश 40 कोड यूज करते हो तो आपको 40% की छूट मिल जाएगी। मतलब आपको 480 रुपए में 6 महीने के लिए बैच मिल जाएगा। साहब, आप जल्दी से जाकर परीक्षा ऐप को डाउनलोड करो और मुकेश सर का बैच लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो चलिए अपना टॉपिक करते हैं, हरियाणा की मिट्टियां। देखो, अपना टॉपिक करते हैं हरियाणा की मिट्टियां। ठीक है सर, हरियाणा की मिट्टियां, हरियाणा की मिट्टी। सर, पहला प्रश्न क्या बनता है? सर ये बताओ पहला प्रश्न क्या बनता है? पहला प्रश्न क्या बनता है? पहला प्रश्न ये बनता है कि हरियाणा की मिट्टी करेंगे हम, और मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। पहला प्रश्न ये बनता है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, मतलब मिट्टी पर स्टडी क्या कहलाता है? पेडालॉजी कहलाता है, पेडालॉजी। ठीक है सर, हमें पता है मिट्टी का अध्ययन पेडालॉजी कहलाता है। ठीक है सर, आपने एक नाम सुना होगा, डॉक्टर जसबीर सिंह। आपने एक नाम सुना होगा, डॉक्टर जसबीर सिंह। सर, सुना तो लगता है डॉक्टर जसबीर सिंह। इसने क्या किया? इस महाशय ने क्या किया? हरियाणा की मिट्टियों को 6 भागों में बांट दिया। क्या किया? हरियाणा की मिट्टियों को 6 भागों में बांट दिया। ठीक है सर, लेकिन भौतिक व रसायन की दृष्टि से हरियाणा की मिट्टियां कितनी प्रकार की हैं? 5 प्रकार की है। आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे कोई अपना भाई बंधु पूछ ले कि डॉक्टर जसबीर सिंह ने हरियाणा की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। लेकिन भौतिक व रासायनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आप कहोगे सर, डॉक्टर जसबीर सिंह ने 6 भागों में बांट दिया, नाम बताओ, मिट्टियों के 6 के नाम बताओ। आपको पता है आज तक एग्जाम में नाम नहीं आया कि वो 6 मिट्टियां कौन सी है, वो 5 मिट्टियां कौन सी है। एग्जाम में नहीं आया। क्यों नहीं आया सर? क्योंकि अलग किताबें दिखाती है, किताब अलग किताबें अलग अलग दिखाती है। कोई किताबें 8 प्रकार की दिखाती है, ठीक है सर। कोई किताब 4 प्रकार की दिखाती है, कोई किताब 5 प्रकार की दिखाती है, कोई किताब 2 प्रकार की दिखाती है। तो किसकी माने? इसलिए मिट्टियों के नाम नहीं दिए, बस इतना बताया गया है। HSC ने एक बार पूछा भी था कि डॉक्टर जसबीर सिंह के द्वारा हरियाणा की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। बस इतना पूछा जाएगा, फालतू भड़क लेने की जरूरत नहीं है, ना फालतू कोई HSC पूछा अपना तय। ठीक है, भौतिक व रासायनिक की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। बात खत्म। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा? हाँ जी, समझ में आ गया है। पहला प्रश्न क्या बनता है?
पहला प्रश्न क्या बनता है कि हरियाणा के मैदानी भाग, हरियाणा के, लिख देता हूं मैं, हरियाणा के मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? हरियाणा के मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? आपसे पूछा जाएगा कितनी ऊंचाई पर है? 700 से लेकर 900 फीट। 700 से लेकर 900 फीट। ठीक है सर, 900 फीट। ये एग्जाम में पूछा गया था कि हरियाणा के मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? कितनी ऊंचाई पर है? 700 से लेकर 900 फीट। बात क्लियर? ठीक है, बात क्लियर, बात खत्म। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनेगा? ये हमारा यमुनानगर का एरिया है। ठीक है सर, यमुनानगर का है, अंबाड़ा का है, पंचकुला का है। ये हमारा पंचकुला है, ये हमारा अंबाड़ा है, ये हमारा यमुनानगर है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा इन तीन जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? वो पाई जाती है पहाड़ी व चट्टानी मृदा। वो पाई जाती है पहाड़ी व चट्टानी मिट्टी पाई जाती है साहब। क्यों पाई जाती है सर? क्योंकि यहाँ पर पहाड़ है, पहाड़ों में पथरीली मिट्टी मिलेगी साहब, पथरीली मिट्टी ही मिलेगी, ना कि बालू रेत नहीं मिलेगा। बालू रेत तो टिब्बों में मिलता है। टिब्बो कहां पर है? जो राजस्थान के साथ टच करते हैं वहां पर मिलेगा। यहाँ पर पहाड़ है तो कैसी मिट्टी मिलेगी? पहाड़ी मिट्टी मिलेगी, कंकड़ी मिट्टी मिलेगी, जब कंकर मिलेंगे, पथरीली मिट्टी मिलेगी, चट्टानी मिट्टी मिलेगी। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। आपको पता है हरियाणा के पूर्वी दिशा में कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। हरियाणा के पूर्वी दिशा में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। यमुना नदी के बीच में और शिवालिक पर्वत के बीच में कैसा मैदान है? देखो साहब, ये हमारा शिवालिक की पहाड़ियां हैं। शिवालिक की पहाड़ियां हैं, दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। शिवालिक की पहाड़ियां और यमुना नदी के बीच में बोला है मैंने। शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे, यमुना नदी के ऊपर, दोनों के बीच में कैसी मृदा पाई जाती है? वो पाई जाती है गिरिपादीय मृदा, वो पाई जाती है। देखो मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर बताता हूं। ठीक है सर, कैसी मृदा पाई जाती है? गिरिपादीय मृदा पाई जाती है। गिरिपादीय मृदा पाई जाती है शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे, यमुना नदी के ऊपर, दोनों के बीच में कैसी मृदा पाई जाती है? गिरिपादीय मृदा पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है, मिट्टी कौन सी है, वो यही तो है। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? मिट्टी कौन सी है? गिरिपादीय मृदा है। ठीक है सर, हमें आगे बात समझ में आ गई है। ये पूछा जाएगा गिरिपादीय मृदा मिट्टी कितने विस्तार में फैली हुई है? कितने विस्तार में फैली हुई है? ये फैली हुई 25 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है। 25 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है। किसकी? गिरिपादीय मिट्टी की। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगर पूछा जाए गिरिपादीय मृदा कितनी चौड़ी पट्टी में फैली हुई है? 25 किलोमीटर की पट्टी में फैली हुई है। ठीक है सर, ठीक है साहब। अगला प्रश्न क्या बनेगा कि पहाड़ों की ऊंचाई पर या उच्च पर्वतों पर कैसी मृदा मिलती है? कैसी मिट्टी मिलती है? अगर ऑप्शन में पहाड़ी व चट्टानी ना मिले तो आप क्या करोगे? आप करोगे बांगर सिल्ट मृदा। क्या करोगे? ऊंचे पहाड़ों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऊंचे पहाड़ों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अगर ऑप्शन में पहाड़ी व चट्टानी मृदा ना मिले तो आप कहोगे बांगर सिल्ट युक्त मृदा। बांगर सिल्ट युक्त मृदा ये कहां पर पाई जाती है? पहाड़ों की ऊंचाई पर, ऊंचे पहाड़ों पर कौन सी मृदा पाई जाती है? बांगर सिल्ट युक्त मृदा पाई जाती है। बात खत्म। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ। देखो अगला प्रश्न क्या है?
अगर आपसे पूछा जाए ये हमारा एरिया है, ये हमारा करनाल का है, पानीपत का है, सोनीपत का है, ये हमारा फरीदाबाद का है, जो हमारा एरिया है, यहां पर यमुना नदी बहती है। आपको पता है पूर्वी दिशा में यमुना नदी बहती है। यमुना नदी बहती है तो बाढ़ भी तो आएगी, बाढ़ भी तो आएगी। अगर यमुना नदी में पानी ज्यादा हो गया, पानी ज्यादा हो गया, बाढ़ तो आएगी, बाढ़ तो आएगी, चांस है बाढ़ आएगी। ये सर बाढ़ तो आएगी। आपसे पूछा जाएगा यमुना नदी के जो बराबर में जो जितनी मिट्टियां हैं वो किस प्रकार की मिट्टी है, वो किस प्रकार की मिट्टी है। बाढ़ द्वारा बनाया गया, बाढ़ द्वारा बनाया गया मैदान क्या कहलाता है, बाढ़ से बनने वाली मिट्टी क्या कहलाती है। आपसे पूछा जाएगा, देखो बाढ़ से बनने वाली मिट्टी क्या कहलाती है। आपसे पूछा जाएगा जो बाढ़ के कारण जो मिट्टी बनती है, बाढ़ के कारण जो मिट्टी बनती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, खादर कहते हैं। ठीक है सर, हम खादर कहते हैं। और यहां पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, बाहरी दोमट मृदा पाई जाती है। जो यमुना नदी के किनारों पर जो जिले लगते हैं वो वहां पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, बाहरी दोमट मृदा पाई जाती है साहब। कैसी, बाहरी दोमट मृदा पाई जाती है। ठीक है सर, ये बताओ बाहरी दोमट मृदा का उपनाम क्या है। बाहरी दोमट मृदा को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, रवादार कहते हैं। बाहरी दोमट मृदा को हम रवादार मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रवादार मिट्टी। ये रवादार मिट्टी है। ठीक है सर, अगर आपसे पूछा जाए बाहरी दोमट मृदा हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर है, बाहरी दोमट मृदा हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर है, ये आप लिखो, मैं बोल रहा हूं। हरियाणा में सबसे ज्यादा बाहरी दोमट मृदा कहां पर पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है, वो है फिरोजपुर जिरका। कहां पर पाई जाती है, फिरोजपुर जिरका, फिरोजपुर जिरका। सर ये तो नुहू और मेवात में है, मेवात में है या नुहू में कह सकते हैं। बाहरी दोमट मृदा सबसे ज्यादा फिरोजपुर जिरका में पाई जाती है। फिरोजपुर जिरका विधानसभा की सीट है जो तीनों ओर से राजस्थान से घिरी हुई है। बात खत्म। ठीक है सर, फिरोजपुर जिरका मेवात नुहू में है, तीनों ओर से राजस्थान से घिरी हुई है। सबसे ज्यादा बाहरी दोमट मृदा फिरोजपुर जिरका में पाई जाती है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है, अगला प्रश्न क्या बनता है, अगला प्रश्न देखो। अब अगले प्रश्न हमारी भूरी शुष्क मिट्टी कहां पर पाई जाती है, इस एरिया में पाई जाती है साहब। इस एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भूरी शुष्क मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा, कृषि के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कृषि के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है भूरी शुष्क मिट्टी। कृषि के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा, अगला प्रश्न ये बताओ, अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा। जो हमारा ये एरिया है, जो हमारा ये एरिया है, बीच वाला एरिया है, इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसमें पाई जाती है बुलवी दोमट मृदा, बुली दोमट मृदा पाई जाती है। ठीक है सर, सर इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम कछारी मृदा है। आपसे पूछा जाएगा बुली दोमट मृदा का उपनाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, वो कछारी मिट्टी है। ठीक है सर, अगर पूछा जाए इसका दूसरा नाम और क्या है, आपने बता दिया कछारी तो है, ठीक है, दूसरा नाम भी तो होगा। दूसरा नाम कौन सा है, दूसरा नाम है रोसली। दूसरा नाम कौन सा है, रोसली। और हम इसी को हम अलकी मृदा भी कहते हैं, अलकी मृदा भी कहते हैं सब। देखो बुलवी दोमट मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा हरियाणा के सबसे ज्यादा अक्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा के सबसे ज्यादा अक्षेत्र में
कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बलुई दोमट मृदा पाई जाती है, कछारी मृदा पाई जाती है, रोसली मृदा पाई जाती है, हल्की मृदा पाई जाती है। ये एक ही मिट्टी के नाम है साहब, ये एक ही मिट्टी के नाम है। आपको पता है गंगाधरी शक्तिमान है, आपको पता है गंगाधरी शक्तिमान है। बलुई दोमट मृदा ही कछारी मृदा है, रोसली मृदा है, हल्की मृदा है। ठीक है सर, हमें आपकी ना बात समझ में आ गई है। पता है एचसी ने क्या पूछा था? एचसी ने क्या पूछा था? किस मिट्टी में पानी धारण करने की अक्षमता कम है? मैं लिख देता हूं साहब। ठीक है सर, आप लिखो। देखो एचसी ने क्या पूछा था? किस मिट्टी में पानी धारण करने की अक्षमता कम है, क्षमता कम है, किस मिट्टी में है? बस इतना पूछा था एचसी ने। ठीक है सर, पूछा था किस मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता कम है, किस में है? हल्की मृदा में है, बलुई दोमट मृदा में है। सर कैसे? ज्यादा तो है, पानी डालो मिट्टी में, आप अपने आप नीचे चले जाएगा रस के। पानी डालो, रस के नीचे चला जाएगा। ज्यादा तो करती है, कम करने का मतलब क्या समझे आप? यहाँ कम पानी धारण करने की क्षमता कम है, इस बात से आप क्या समझे? इस बात से मतलब ये है कि मिट्टी के ऊपर पानी कितना रुकता है, मिट्टी के ऊपर पानी कितना रुकता है, उसको हम कहते हैं मिट्टी पानी धारण करती है। मिट्टी के ऊपर पानी रुक जाए उसको कहते हैं मिट्टी ने पानी धारण कर लिया, इसको कहते हैं धारण करना। ठीक है सर, हरियाणा में कौन सी मिट्टी पानी को कम धारण करती है? वो करती है हल्की मृदा। ठीक है सर, कम धारण करती है, हमें बात मान ली आपकी। ये बताओ ज्यादा कौन सी है? जो धारण करती है वो मिट्टी कौन सी है? वो है काली मिट्टी। जो पानी को धारण कर ले वो कौन सी मिट्टी है? वो काली मिट्टी साहब है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। 1 मिनट रुके साहब। ठीक है सर, अब ठीक है, अब ठीक है। देखो कौन सी मिट्टी पानी धारण करती है? कौन सी धारण करती है? काली मिट्टी धारण करती है। ठीक है सर, एचसी ने एक बार पूछा था, क्या पूछा था? कि कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती? कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती? वो नहीं पाई जाती काली मिट्टी, वो नहीं पाई जाती काली मिट्टी। ऑप्शन में काली मिट्टी भी था, तो एचसी ने क्या माना था? काली मिट्टी माना था सर। क्या माना था? काली मिट्टी हरियाणा में पाई नहीं जाती। बलुई दोमट मृदा। ठीक है सर, भारी मिट्टी। ठीक है सर, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है सर, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है सर, चौथा है काली मिट्टी। ठीक है सर, काली मिट्टी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती, तो लगाओगे काली मिट्टी पर कि हरियाणा में नहीं पाई जाती साहब, नहीं पाई जाती। अगर ऑप्शन में है कि पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है? सिरसा में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? सिरसा में पाई जाती है, फतेहाबाद में पाई जाती है। अगर ऐसा ऑप्शन है जिसमें बताना है कि नहीं पाई जाती, तो हरियाणा में है ही नहीं। अगर पाई जाती है तो सिरसा में पाई जाती है, फतेहाबाद में पाई जाती है। आपको पता है कपास के लिए कौन सी मिट्टी महत्वपूर्ण है? वो काली मिट्टी है। और कपास हरियाणा में से ज्यादा कहां पर होती है? सिरसा में होती है। कपास ज्यादा हरियाणा में सिरसा में होती है। और कपास के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी चाहिए। अगर कपास ज्यादा सिरसा में होती है तो काली मिट्टी भी तो अवश्य होगी, लेकिन एचसी ने कहा था कि हरियाणा में काली मिट्टी है ही नहीं, है तो सिरसा में है, नहीं तो कहीं पर नहीं है। बात खत्म। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनेगा? किस मिट्टी में पानी डालते ही वह पीले रंग की हो जाती है? कौन सी मिट्टी में
पानी डालते ही वह पीले रंग की हो जाती है, वह कौन सी मिट्टी हो जाती है? काली मिट्टी हो जाती है साहब। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी हो जाती है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान से जो टच होते हैं हरियाणा के जिले, उनमें कैसी मिट्टी पाई जाती है? उनमें पाई जाती है रेगिस्तानी मिट्टी। कैसी मिट्टी पाई जाती है? रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। सर क्यों पाई जाती है? प्रश्न ये उठता है, क्यों पाई जाती है? आपको पता है, रेगिस्तान से उठने वाले तूफान, रेगिस्तान से उठने वाले तूफान जो राजस्थान की तरफ से आते हैं, वो हरियाणा में एंट्री करते हैं, तो मिट्टी भी तो लेकर आएंगे, मिट्टी भी तो लेकर आएंगे, तो वो मिट्टी यहीं पर आ जाती है सारी की सारी। इसलिए हम कहते हैं हरियाणा के पश्चिमी दक्षिण में रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनेगा? इन रेगिस्तानी मिट्टी में, बालू मिट्टी होती है रेगिस्तानी मिट्टी। बालू मिट्टी में इसके अंदर पानी चला जाता है, इसके अंदर पानी चला जाता है, और पानी चल जाने के बाद ये अस्थाई झील बना देती है, अस्थाई झील बना देती है। आपसे पूछा जाएगा, बालू मिट्टी में जो अस्थाई झील बनती है, उसको हम अपनी देसी भाषा में किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? ठुंटे या बावड़ी, ठुंटे व बावड़ी के नाम से जानते हैं। रेगिस्तान की मिट्टी में जो दक्षिण पश्चिमी एरिया में है, उस बालू मिट्टी में पानी अंदर चला जाता है और झील का निर्माण हो जाता है, अस्थाई झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है सर, उस झील को अपनी भाषा में, अपनी आम भाषा में क्या कहते हैं? ठुंट या बावड़ी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगले प्रश्न बताओ। देखो आगे देखो, अगला प्रश्न क्या साहब? देखो अगला प्रश्न क्या बनता है कि जलोढ़ मिट्टी है कितने प्रकार की होती है? जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? जलोढ़ मिट्टी साहब कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। सर नाम बताओ, सर नाम बताओ। नाम है बांगर और नाम है खादर। नाम है बांगर, नाम है खादर। 2 जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं, बात खत्म। ठीक है सर, बांगर को हम क्या कहते हैं? आपसे पूछा जाएगा कि पुरानी मिट्टी कौन सी है? पुरानी मिट्टी कौन सी है? बांगर है। पुरानी मिट्टी कौन सी है? बांगर मिट्टी है। नई मिट्टी कौन सी है? खादर मिट्टी है। आपसे पूछा जाएगा पुरानी मिट्टी कौन सी है? बांगर है। नई मिट्टी कौन सी है? खादर है। जलोढ़ मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? जलोढ़ मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? धान के लिए। किसके लिए? धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? धान के लिए जलोढ़ मिट्टी। अब बात ये शुरू होती है कि जलोढ़ मिट्टी पाई कहां पर जाती है? कहां पर पाई जाती है? देखो के जे पी एस। सिर्फ आपने ये क्या लिख दिया? के जे पी एस। हम क्या समझेंगे इससे? हम क्या समझेंगे इससे? आप समझोगे कैथल, ठीक है सर। करनाल, ठीक है सर। कुरुक्षेत्र, ठीक है सर। जींद, ठीक है सर। पानीपत, ठीक है सर। सोनीपत, ठीक है सर। यहां पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? यहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है साहब। जलोढ़ मिट्टी यहां पर होगी तो धान की खेती भी यहां पर होगी। इसलिए तो हम चावल का कटोरा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? संयुक्त रूप से चावल का कटोरा, धान का कटोरा हम किसे कहते हैं? कैथल को कहते हैं, कुरुक्षेत्र को कहते हैं, करनाल को कहते हैं, जींद को कहते हैं। संयुक्त रूप से धान का कटोरा हम इन जिलों को कहते हैं। अगर पूछा जाए कि अकेला किसको कहते हैं, वो करनाल को कहते हैं। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न क्या बनता है देख लेते हैं। ठीक है सर,
अगर आपसे पूछा जाए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो साहब। सर स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, तो देखो दिखाई दे रहा है साहब? हाँ जी दिखाई दे रहा है। देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है, देखो क्या है, लाल चैटनट मिट्टी कहां पाई जाती है? प्रश्न ये बनता है और पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया साहब कि लाल चटनट मिट्टी कहां पाई जाती है? कहां पाई जाती है? यमुनानगर में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? यमुनानगर में। ठीक है सर, ठीक है, ये बताओ, आपने लाल चटनट तो बता दी, लाल मिट्टी कहां पर पाई जाती है? अगर ये पूछ लेता हूं लाल कहां पर पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है सिरसा में। कहां पर है? सिरसा में। अगर सिरसा ऑप्शन में नहीं तो महेंद्रगढ़ में। कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। ठीक है सर, लाल चटनट मिट्टी यमुनानगर में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, कौन सी मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है? किस मिट्टी में, किस मिट्टी में नाइट्रोजन की और फास्फोरस, फास्फोरस की कमी होती है? किसमें होती है? इसमें होती है कमी साहब, कमी होती है, कमी होती है किसमें? लाल चटनट में। ठीक है, अगर पूछा जाए उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी कौन सी होती है? उदासीन, उदासीन प्रतिक्रिया वाली, प्रतिक्रिया वाली कौन सी मिट्टी होती है? वो लाल चटनट मिट्टी होती है। कहां पर पाई जाती है? यमुनानगर में पाई जाती है। बात खत्म। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई सर? देखो लाल चटनट मिट्टी यमुनानगर में पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है सर, उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी होती है। ठीक है सर, लाल पाई जाती है मिट्टी सिरसा में, महेंद्रगढ़ में। बात खत्म। ठीक है सर, अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न बताओ। अगला है, अगला प्रश्न है, राज्य की कितने परसेंट मृदा लवणता क्षारीयता से ग्रस्त है? प्रश्न ये है, राज्य की कितने परसेंट मृदा, राज्य की कितने परसेंट मिट्टी, राज्य की कितने परसेंट मिट्टी लवणता से, लवणता से, लवणता से और क्षारीयता से ग्रस्त है, से ग्रस्त है मतलब नष्ट है, खराब है। कितने परसेंट मृदा हरियाणा की लवणता से ग्रस्त है? इसका मतलब होता है बेस, इसका मतलब होता है बेस। अपने एसिड और बेस पढ़े होगे साइंस में, हाँ जी पढ़े हैं। कितने परसेंट हरियाणा की मृदा लवणता से क्षारीयता से ग्रस्त है? कितने परसेंट है? 32% है। कितने परसेंट साहब है? 32% है। ठीक है सर, 32% है। अगर आपने देखा होगा पीएच, पीएच वैल्यू क्या होती है? पीएच वैल्यू 7 से शुरू होती है। अगर नीचे हो, 7 से नीचे वैल्यू हो तो कैसी होती है? अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय। अगर 7 से ऊपर हो तो क्या होती है? क्षारीय। क्या होती है? क्षारीय। और 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है, 0 होता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, पीएच वैल्यू 7 से कम अम्लीय हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। 7 से ऊपर क्षारीय हो जाती है। इसी प्रकार लवणता से क्षारीयता से ग्रस्त मिट्टी कौन सी है? हरियाणा की है। कितने परसेंट हिस्से में है? 32% हिस्से में है। सर ये बताओ, ये बताओ वो हिस्सा है कौन सा? 32%, 32% आपने हिस्सा बता दिया, बता दिया। ये बताओ वो कौन सा एरिया है? वो कौन सा एरिया है? एरिया देखो, एरिया कौन सा है? वो एरिया कौन सा साहब है? देखो ये हमारा हिसार है। ठीक है सर, ये हमारा हिसार, हमें पता है ये हमारा हिसार है। ये हमारा रोहतक है, ये हमारा रोहतक है। ठीक है सर, ये हमारा भिवानी है। ठीक है सर, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया 32% में आता है। आई बात समझ में? हिसार वाला, रोहतक वाला, हिसार वाला, हिसार का, हिसार का पूर्वी, हिसार का पूर्वी, रोहतक का पश्चिमी और भिवानी का उत्तर पूर्व हिस्से में कौन सा, कितनी मिट्टी पाई जाती है? 32%। कौन सी 32% मिट्टी है जो लवणता से क्षारीयता से ग्रसित है? वो वाली मिट्टी है। हिसार के पूर्वी में, रोहतक के पश्चिम में, भिवानी के ऊपर और पूर्व में कौन सी मिट्टी है? लवणता से ग्रसित मिट्टी है जो 32% है। ठीक है सर, हाँ आपकी बात समझ में आ गया सर। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न क्या बनेगा कि हम इस मिट्टी को किस नाम से जानते हैं?
लवणता से और क्षारीयता से ग्रस्त मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? नाम बताओ, उपनाम बताओ, किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम क्या है? देखो दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम है रेहे। रेहे, रेहे और कलर। कलर, रेहे और कलर किससे कहते हैं? इस मिट्टी को कहते हैं साहब, इस मिट्टी को। ठीक है सर, रेहे और कलर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यह है कि हम रेंगती हुई मृत्यु, रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? निर्दयी शत्रु हम किसे कहते हैं? रेंगती हुई, रेंगती हुई मृत्यु या निर्दयी, निर्दयी मृत्यु हम किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाएगा रेंगती हुई मृत्यु हम किसे कहते हैं? निर्दलीय, निर्दयी, निर्दयी साहब, निर्दयी मृत्यु हम किसे कहते हैं? मृदा अपरदन को कहते हैं। किसको कहते हैं? मृदा अपरदन को, मृदा अपरदन को कहते हैं। ठीक है सर, मृदा अपरदन को कहते हैं। ये बताओ घग्गर नदी के द्वारा, घग्गर नदी के द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? घग्गर नदी के द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वो नेली कहलाता है। नेली या पाट, पाट भी कह सकते हो, नेली भी कह सकते हो। घग्गर नदी के द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान नेली कहलाता है, पाट कहलाता है। बात खत्म। सर अगर मारकंडा से पूछ ले कि मारकंडा के द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है, तब हम क्या कहेंगे? तब आप कहोगे क्या? हम किससे मारते हैं? हम बेट से मारते हैं, बेट से। हमेशा याद रखना, किससे मारा जाता है? किससे मारा जाता है? बेट से मारा जाता है। अगर बेट गलत जगह लग गया तो क्या हो जाएगा? कांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांड हो जाएगा। ठीक है सर, ये हमारी ट्रिक है। हम बेट से मारते हैं, हम बेट से बॉल को मारते हैं, बेट से हम बॉल को मारते हैं। अगर किसी को मार दिया, किसी व्यक्ति को मार दिया तो क्या हो जाएगा? कांड हो जाएगा साहब। क्या हो जाएगा? कांड हो जाएगा। ठीक है सर, हमें आपकी ट्रिक पसंद आई और हमें ये याद भी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनेगा? किस नदी में सोना पाया जाता है? किस नदी में सोना पाया जाता है? वो मारकंडा में पाया जाता है, टांगरी में पाया जाता है। टांगरी और मारकंडा में सोना पाया जाता है साहब। क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अगला प्रश्न क्या है? हमने बात करी थी गिरिपादीय मिट्टी की, गिरिपादीय मिट्टी की बात करी थी। हाँ सर, हमने 2-3 मिनट पहले ना इस मिट्टी की बात करी थी सर। हाँ बात करी थी। देखो आपसे पूछा जाएगा इस मिट्टी को कालका और नारायणगढ़ और जगाधरी, और जगाधरी, इस मिट्टी को कालका, नारायणगढ़ और जगाधरी में किस नाम से जाना जाता है? कालका और नारायणगढ़ में इस मिट्टी को घर के नाम से जाना जाता है, घर के नाम से। इस मिट्टी को, गिरिपादीय मिट्टी को कालका नारायणगढ़ में घर के नाम से जाना जाता है। जगाधरी यमुनानगर में पड़ता है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? कंघी के नाम से जाना जाता है। कंघी, कंघी, गिरिपादीय मिट्टी को कंघी हम कहां पर कहते हैं? जगाधरी में कहते हैं, जगाधरी तहसील में कहते हैं, यमुनानगर में कहते हैं। बात खत्म। ठीक है सर। और कालका नारायणगढ़ में इस मिट्टी को हम घर के नाम से कहते हैं। कालका पंचकुला में पड़ता है, नारायणगढ़ अंबाला में पड़ता है। ठीक है सर, आपकी बात हमें समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ। आपसे पूछा जाएगा कि मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हम उसमें कौन सी खेती करते हैं? वो करते हैं ढेंचा, वो करते हैं ढेंचा मूंग, वो करते हैं ढेंचा मूंग। ये पूछा गया था
एक बार पूछा गया था कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए हम कौन सी खेती करते हैं? डेचा मूंग करते हैं साहब। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न ये बनता है राज्य का, पहले मैं ना रफ कर दूं फिर बताऊंगा, ठीक है सर, फिर बताना। देखो प्रश्न क्या है कि राज्य का कितना हेक्टेयर क्षेत्र, राज्य का कितना हेक्टेयर क्षेत्र जल अपर्दन से, जल अपर्दन से, जल अपर्दन से ग्रसित है, जल अपर्दन से ग्रसित है? कितना, कितना साहब? वो है 2.67%, लाख हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर। यह पूछा जाएगा और आपसे बार बार पूछा जाएगा कि हरियाणा में, हरियाणा में कितना हेक्टेयर जल अपर्दन से, जल अपर्दन से ग्रसित है? कितना? 2.67% लाख हेक्टेयर जल अपर्दन से ग्रसित है। मिट्टी ग्रसित है साहब, ये इतनी मिट्टी ग्रसित है। देखो बाढ़ आएगी, जल अपर्दन कहां पर ज्यादा? गग्गर के पास है, क्योंकि गग्गर नदी यहाँ को बहती है आपको पता है, और यमुना नदी यहाँ को बहती है, ठीक बात है। ज्यादा बाढ़ आएगी, ज्यादा बाढ़ आएगी, ज्यादा वर्षा होगी तो क्या होगा? मृदा का कटाव होगा, मृदा का कटाव होगा, मृदा खराब होगी। तो इसलिए पूछा गया है कि जल अपर्दन से कितनी मिट्टी खराब हो गई है? 2.67% लाख हेक्टेयर। ठीक है सर, जल से उड़ाना, जल से उड़ाना तो वायु से भी मिलेगी, वायु से मिलेगी। ये बताओ वायु से कितनी हुई है? वायु से कितनी लाख हेक्टेयर अपर्दन हुआ है? वायु से मिट्टी का कितना, कितना हुआ साहब? वो 15 लाख, 15 लाख हेक्टेयर। कितना? 15 लाख, 15 लाख हेक्टेयर, H4 हेक्टेयर। ठीक है, वायु अपर्दन से, वायु अपर्दन से मृदा का कितना हेक्टेयर ग्रसित हुआ है? वो 15 लाख हेक्टेयर। ठीक है सर, ठीक है। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न क्या है? हमने बात करी थी, हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, जो रेगिस्तान, रेगिस्तान नहीं, जो राजस्थान से टच होते हैं हरियाणा के जिले, वहां पर, वहां पर क्या पाई जाती है? अस्थाई झील पाई जाती है, जिसे हम ठूंठ, ठूंठ या क्या कहते हैं? ठूंठ या कहते हैं बावड़ी, बावड़ी कहते हैं। ठीक है सर, इसके आसपास क्या पाए जाते हैं? बालू के टीले पाए जाते हैं साहब। क्या पाए जाते हैं? बालू के टीले, बालू के टीले। ठीक है सर, बालू के टीले पाए जाते हैं। पूछा जाएगा बालू के टीलों की औसत ऊंचाई कितनी होती है? जो बालू के टीले पाए जाते हैं, आपने बोला है बालू के टीले यहां पर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, उनकी औसत ऊंचाई कितनी है? उनकी औसत ऊंचाई 3 से 6 फीट है। कितनी है? फीट है क्या? नहीं, मीटर है साहब, सॉरी सॉरी सॉरी, मीटर है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। बालू के टीले की औसत ऊंचाई कितनी है? 3 से 6 मीटर है। सर औसत बता दी, औसत बता दी। ये बताओ अधिक कितनी है? अगर हमसे कोई अधिक पूछ ले कि बालू के टीलों की अधिक ऊंचाई कितनी है, हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? हम तो नादान बच्चे हैं, हम क्या कहेंगे? आप कहोगे 15 मीटर, आप कहोगे 15 मीटर अधिक ऊंचाई होती है। अधिक से अधिक ऊंचाई कितनी होती है? 15 मीटर होती है। कम से कम कितनी होती है? 3 से 6 मीटर होती है। किन की? बालू के टीलों की ऊंचाई होती है। कहां पर होती है? यहां पर होती है। बात खत्म। ठीक है सर, बात खत्म। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न क्या है? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, बताओ। अगला प्रश्न है हरियाणा राज्य का, हरियाणा राज्य का सबसे नीचे वाला स्थान कौन सा है? हरियाणा राज्य का सबसे निचला स्थान, गहराई वाला स्थान, नीचे वाला स्थान, कम ऊंचाई वाला स्थान कौन सा है? कौन सा है? वो अनकाई दलदल है। कहां लिखूं? देखो मैं इसको रख कर देता हूं साहब, नहीं फिर दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है सर, दिखाई नहीं देगा कि फ्लैश लग जाता है ये। यस सर, देखो मैंने प्रश्न क्या बोला था? प्रश्न आप लिखोगे हरियाणा का सबसे नीचे वाला स्थान, सबसे नीचे वाला, गहराई वाला, कम ऊंचाई वाला स्थान कौन सा है?
स्थान कौन सा है? वो अनकाई दलदल है, अनकाई दलदल है। सर अनकाई दलदल तो सिरसा में है, सिरसा में है। ठीक है, बात है आपकी, ठीक बात है। अनकाई दलदल सिरसा में है। हरियाणा का वह स्थान है जिसकी ऊंचाई कम है, गहराई ज्यादा है, ज्यादा गहराई। पूरे हरियाणा में सबसे कम गहराई, सबसे अधिक गहराई किसकी है? अधिक गहराई अनकाई दलदल की है। सर ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है? सर ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है? बस 200, बस 200 ऊंचा है, 200 मीटर ऊंचा है। ठीक है सर, 200 फीट ऊंचा साहब है। पता नहीं मैं मीटर बार बार क्यों बोलता हूं। देखो 200 मीटर ही है साहब, 200 मीटर ही है। मैं गलत बोल देता हूं, कोई बात नहीं है। देखो हरियाणा में सबसे निचले वाला स्थान, सबसे निचाई वाला स्थान अनकाई दलदल है, अनकाई दलदल है, सिरसा में है। समुद्र तल से कितना है? 200 मीटर ऊंचा है, बस बस इतना ही है। ठीक है सर, आपने ना हरियाणा का वह स्थान बता दिया जो सबसे नीचे है, गहराई में है। यह बताओ ऊंचा कौन सा है? हरियाणा का सबसे ऊंचा कौन सा है? नीचे तो बता दिया, निचला तो बता दिया, उपरला कौन बताएगा? उपरला कौन बताएगा? उपरला भी हम बताएंगे। उपरला कौन सा है? करहो। कौन सा है? करहो। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करहो है। करहो कितनी है? 15-14 मीटर है, 15-14 मीटर है। कहां पर है? शिवालिक की पहाड़ियों में है, शिवालिक की पहाड़ियों में है। कहां पर है? पंचकुला में है। बात खत्म। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करहो है। कितनी है? 15-14 मीटर है, शिवालिक की पहाड़ियों में है। शिवालिक की पहाड़ियां कहां पर? पंचकुला में है। पंचकुला में सबसे ऊंची चोटी हरियाणा की कौन सी है? करहो है, 15-14 मीटर है। ठीक है सर, आपने ना शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी बता दी, बता दी। ये बताओ अरावली की कौन सी है? अरावली पहाड़ियां यहाँ पर है, शिवालिक की पहाड़ियां वहां पर है। आपने शिवालिक शिवालिक की बता दी, इस अरावली की कौन बताएगा? अरावली की भी हम बताएंगे साहब, और कौन बताएगा? अरावली की, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है? वो डोसी है, डोसी की पहाड़ी है। डोसी की पहाड़ी हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा के अंदर डोसी की पहाड़ियां है। सर कितनी मीटर ऊंची है? 752 है, 752 है। सर कहां पर है? कुलताजपुर, कुलताजपुर, कुलताजपुर कहां पर है? नारनौल में है। नारनौल कहां पर है? महेंद्रगढ़ में है। बात खत्म। ठीक है सर, अरावली, अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा के अंदर डोसी की पहाड़ियां हैं। 752 मीटर ऊंची है, 752 मीटर ऊंची है। कहां पर है? कुलताजपुर गांव में है। कुलताजपुर गांव कहां पर है? नारनौल में है। नारनौल कहां पर है? महेंद्रगढ़ में है। ठीक है सर, हमने हमने अरावली पहाड़ियों की ऊंची चोटी कर ली, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियों की ऊंची चोटी कर ली, ठीक है। हरियाणा का निचला गहरा स्थान देख लिया, अनकाई दलदल है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि 1947 में, 1947 में आजादी के बाद, आजादी के बाद 1947 में एक झील का निर्माण करवाया था, एक झील का निर्माण करवाया था। उस झील का नाम क्या है? बड़खल झील है, बड़खल झील। बड़खल झील कहां पर है? फरीदाबाद में है, फरीदाबाद में है। 1947 सिंचाई योजना के तहत, 1947 में सिंचाई योजना के तहत किस झील का निर्माण हुआ था? उस निर्माण हुआ था बड़खल झील का। बड़खल झील कहां पर है? फरीदाबाद में है। कब बनी थी? 1947 में बनी थी। प्रश्न ये उठता है कि बड़खल झील के आसपास, बड़खल झील के आसपास से कैसी मिट्टी पाई जाती है? वो पाई जाती है पथरीली मिट्टी। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए, देखो अरावली, अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार हम किसे कहते हैं? अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार हम किसे कहते हैं? गुरुग्राम को कहते हैं साहब। किसको? गुरुग्राम को कहते हैं। अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार गुरुग्राम है। सबसे ज्यादा अरावली की पहाड़ियां कहां पर है? सबसे ज्यादा अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के अंदर कहां पर है? गुरुग्राम में तो है, गुरुग्राम में तो है, गुरुग्राम में तो है। ठीक है सर, अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा का प्रवेश द्वार कौन सा है? हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़ है।
हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़ है। अरावली का प्रवेश द्वार गुरुग्राम है। गुरुग्राम में ही अरावली पहाड़ियां सबसे ज्यादा है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न बताओ। अगर आपसे पूछा जाए कि शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा में कितने परसेंट है? कितने परसेंट है? 1.67% साहब। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा में कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है? शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के अंदर कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है? वो फैली हुई है 1.67%। कितनी? 1.67%। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला प्रश्न है, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है सर, इतना इंपोर्टेंट है ना तो बता ही दो। ठीक है, बता रहे हैं। देखो साहब, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए भारी मृदा का उपनाम क्या है? भारी मृदा, भारी मृदा को हम क्या कहते हैं? भारी मिट्टी को हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ठीक है सर, भारी मृदा को हम खादर कहते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए, अगर पूछा जाए भारी दोमट मृदा, मतलब भारी दोमट मिट्टी को हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं रवादार, वो कहते हैं रवादार। देखो साहब, ये खादर है, ये रवादार है, ये भारी मिट्टी है, ये खादर है, ये भारी दोमट मृदा तो रवादार है। ठीक है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि अत्यंत अत्यंत भारी मृदा, भारी दोमट मृदा कौन सी है? अगर पूछा जाए अत्यंत भारी दोमट मृदा कौन सी है, वह डार्क है, वह डार्क है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं साहब, 10 सेकंड लगेगी। ठीक है, भारी मृदा, भारी मिट्टी कहते हैं हम खादर को, भारी मिट्टी कहते हैं खादर को। ठीक है, भारी दोमट मृदा कहते हैं रवादार को, रवादार को। ठीक है, अत्यंत भारी दोमट मृदा को कहते हैं डार्क, कहते हैं डार्क। ये एग्जाम में पूछा गया था, ये एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न बताओ। अगर पूछे हल्की मृदा, हल्की मृदा कौन सी है? हल्की मिट्टी कौन सी है? बलुई दोमट मृदा है। हमने बात कर ली है, बात खत्म। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? अगर पूछे डाक, अगर पूछे डाक या डाकर पूछे, डाक है डाकर है, एक बात साहब है। अगर डाक पूछे, ठीक है, या डाकर पूछे, एक बात साहब, एक बात है, डाकर मिट्टी कहां पाई जाती है? बस इतना पूछा था एक बार एचएससी ने कि डाकर या डाक या डाकर मिट्टी कहां पाई जाती है, बस इतना पूछा था। कहां पाई जाती है? वो पाई जाती है थानेसर में, वो पाई जाती है थानेसर में। ठीक है, वो पाई जाती है फतेहाबाद में, फतेहाबाद में, वो पाई जाती है जगाधरी में। 3 जगह पाई जाती है डाक या डाकर मिट्टी। थानेसर में पाई जाती है, फतेहाबाद में पाई जाती है, जगाधरी में पाई जाती है। अगर इनमें से एक ऑप्शन बताना हो तो हम क्या करेंगे? इनमें से भी एक बताना हो तो हम बताएंगे जगाधरी, हम बताएंगे जगाधरी। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न क्या है कि जो हमारी बलुई दोमट मृदा है वो हम क्या कहते हैं? कछारी मिट्टी कहते हैं, कछारी मिट्टी कहते हैं साहब इसको, कछारी मिट्टी याद रखना। एचएससी पूछेगी कछारी मृदा सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? कछारी मृदा सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? भिवानी के अंदर पाई जाती है साहब। कहां पर? भिवानी के अंदर पाई जाती है। ठीक है सर, भिवानी के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न ये है, शिवालिक की पहाड़ियों के, शिवालिक की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में पर्यटन स्थल कौन सा है? वो मोरनी हिल्स है। कौन सा है? मोरनी हिल्स साहब। कौन सा है? मोरनी हिल्स है। अगर पूछा जाए कि अरावली की पहाड़ियों में, अरावली की पहाड़ियों में कौन सा पर्यटन स्थल है? वो डोसी की पहाड़ियां हैं। अरावली की पहाड़ियों में पर्यटन स्थल है डोसी की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियों में पर्यटन स्थल है कौन सा?
मोरनी हिल्स। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनेगा कि कपूरी साहब कपूरी की पहाड़ियां कहां पाई जाती है? कपूरी पहाड़ियां कहां पर पाई जाती है? दादरी में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? दादरी में। कपूरी पहाड़ियां दादरी में पाई जाती है। ठीक है सर, अगर पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाएगा, देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, घग्गर नदी प्लस यमुना नदी, घग्गर नदी प्लस यमुना नदी के द्वारा बनाई गई कौन सी मिट्टी है? वो मिट्टी है, अजीब नाम है, एलुवियल। क्या नाम है? एलुवियल। देखो, घग्गर नदी द्वारा, ठीक है, यमुना नदी के द्वारा, ठीक है, बनाई गई मिट्टी कौन सी है? एलुवियल मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? एलुवियल मिट्टी है। आपसे पूछा क्या जाएगा कि एलुवियल मिट्टी कहां पर पाई जाती है? कहां पर पाई जाती है? जींद के अंदर पाई जाती है, हरियाणा के हरदा में पाई जाती है एलुवियल मिट्टी। ठीक है सर, ठीक है, अगला प्रश्न बताओ। अगर आपसे पूछा जाए पर्वतीय अक्षेत्र में किस पर्वतीय अक्षेत्र में ड्रोन की सहायता से निगरानी रखी जाएगी? किस पर्वतीय अक्षेत्र में ड्रोन की सहायता से निगरानी रखी जाएगी? किस पर्वतीय अक्षेत्र में? अरावली में। अरावली में। ठीक है, किस पर्वतीय अक्षेत्र में ड्रोन की सहायता से निगरानी रखी जाएगी? अरावली पर्वत है। ठीक है, अगर पूछा जाए जलोढ़ मैदान कहां पर नहीं है? जलोढ़ मैदान कहां पर पाया नहीं जाता? पंचकुला के अंदर पाया नहीं जाता साहब। पंचकुला के अंदर एक बार पूछा था कि जलोढ़ मैदान कहां पर नहीं पाया जाता? जलोढ़ मैदान कहां पर नहीं पाया जाता? शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं पाया जाता, मतलब पंचकुला के अंदर जलोढ़ मैदान नहीं पाया जाता। जलोढ़ मैदान पंचकुला के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा कि केंद्रीय मिट्टी लवणता शोध संस्थान कहां पर है? केंद्रीय मिट्टी लवणता शोध संस्थान कहां पर है? शोध संस्थान कहां पर है? करनाल के अंदर है। कहां पर है? करनाल के अंदर है। स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी साहब। कब हुई थी? 1969 में हुई थी। केंद्रीय मिट्टी लवणता शोध संस्थान कहां पर है? करनाल में है। स्थापना 1969 में हुई थी साहब। कब हुई थी? 1969 में। ठीक है, देखो जितने भी प्रश्न हमारे मिट्टी से बनते थे, हरियाणा की मिट्टी से बनते थे, हमने सारे के सारे कर लिए साहब। सारे के सारे कर लिए हैं, चाहे टाइम ज्यादा लग गया हो साहब, लेकिन हमने सारे के सारे कर लिए हैं। ये मेरी गारंटी है साहब। इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर मिट्टी से नहीं कटेगा साहब, ये हम गारंटी देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और तब तक के लिए धन्यवाद।